चैप्टर नंबर 5 में 2 लेक्चर कंप्लीट हो, जिसमें हमने ये देखा कि जो हमारी बार मैग्नेट है वो भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह मैग्नेटिक डाइपोल का काम करती है, जिसके एक्सियल लाइन पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इक्वेटोरियल पर होगा, और जो सोलेनोइड है वो भी इसी तरह एक्ट करती है जैसे कि एक बार मैग्नेट हो। ठीक है, ये सारी चीजें करते हैं। हम चैप्टर और लेक्चर 3 आज स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट जो है ये है बोर मैग्नेटन एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ध्यान आप इस पे दोगे, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन एटम ड्यू टू रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम है जिस एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसी एटम में कोई एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों तरफ उसके रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं, साधारण सी बात है, अगर मैं बस ये कहूं कि इधर की तरफ से, यहां से इधर की तरफ एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या मैं उस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा तो करंट किधर होगा, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या उस अकेले इलेक्ट्रॉन की वजह से भी मैं वहां पर करंट मान सकता हूं? मान सकते हैं? नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट से जब वो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएगा तो दोबारा तो नहीं आएगा ना फिर कभी भी। तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज कितना पास हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर का, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और कितने टाइम में? इन्फिनिटी टाइम में। और करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो टाइम तो इन्फिनिटी है, तो करंट कितना आया, 0। समथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना आ गया, 0। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हमारे पास एक लूप है और उस लूप के अंदर एक इलेक्ट्रॉन लगातार घूम रहा है, ठीक है, तो क्या अब मैं मान सकता हूं कि उसमें करंट है? तब मान सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पॉइंट से पास हो जाएगा। करंट होता क्या है, कहीं भी करंट होगा, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 सेकेंड में इतने अमाउंट ऑफ चार्ज क्या हो गया, पास हो गया। ठीक है, तो वो जितना अमाउंट पास हुआ 1 सेकेंड में, वही क्या है, करंट है। एक इलेक्ट्रॉन है, बस एक इलेक्ट्रॉन है, और वो उसके अंदर लूप में ऐसे घूम रहा है। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज है जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हर एक पॉइंट से क्या होगा, पास हो जाएगा। तो उसके अंदर क्या मान सकता हूं मैं, क्या है, करंट। हाँ, स्ट्रेट लाइन में कोई एक इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, जिधर भी जा रहा है, आप कहीं भी ये नहीं कह सकते कि वहां पर करंट है। हाँ, एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज है, एक स्ट्रीम ऑफ चार्ज है, लाइन से चार्ज चल रही है लगातार एक ही डायरेक्शन में, तब हम कहेंगे कि वहां पे क्या है, करंट है, क्योंकि एक फिक्स टाइम पे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज वहां से पास हो गया। ठीक है, तो जैसे एटम तो पता ही है सबको, एटम के अंदर क्या होती हैं, सेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, उनकी ऑर्बिट्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहेंगे। तो वैसा ही कोई ये एटम है, और ये इसका एटम का कोई ऑर्बिट है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चक्कर लगा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चक्कर लगा रहा होगा ऐसे, तो करंट किधर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अब करंट इसमें इस डायरेक्शन में है, अब इस डायरेक्शन में करंट होगा तो ऐसे, और नीचे की तरफ करंट होगा ऐसे। तो मैं इसके एंड्स ज्वाइन करूं तो यहाँ पे क्या बन गया, साउथ, और इसके दूसरी तरफ क्या होगा, नॉर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा जो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमने की वजह से बना रहा होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। तो नॉर्थ तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो मैग्नेटिक डाइपोल का मूवमेंट का डायरेक्शन होगा नीचे की तरफ, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है ऐसे नीचे की तरफ, और इसका रेडियस कितना है, कितने रेडियस में घूम रहा है ये, सपोज r रेडियस में। मास हमें पता ही है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, me। ठीक है, चार्ज कितना है, e, और इस r रेडियस में चारों तरफ ऐसे घूम रहा है, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक, अब यही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हमें इसमें निकालना है। ठीक, तो अब यहां से स्टार्ट करेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग in a orbit of atom forming
ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बताया था, क्या होता है अगर कोई करंट कैरिंग लूप हो तो? एन आई ए। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, आई मतलब करंट इन वन टर्न, और इनटू में ए एरिया ऑफ लूप। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ? एक ही है। करंट कितना है? करंट का नहीं पता, कितना करंट है वो हमें करंट निकाल लो पहले। एरिया हमें पता है, एरिया कितना है, कैसे आर रेडियस है तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो अब पहले करंट ही निकाल लो, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो करंट प्रोड्यूस होगा ना इसमें, आई करंट क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टाइम। ठीक, तो टोटल चार्ज कितना है भाई, यहाँ करंट होता है क्यू बाई टी, तो टोटल चार्ज कितना है ई, और अपॉन में टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड टी। मतलब कितने टाइम के बाद ई चार्ज पास होगा हर एक पॉइंट से, टी टाइम इंटरवल का पूरा टाइम इंटरवल, जितना भी टाइम उसे घूमने में लगेगा उतने पूरे टाइम इंटरवल के बाद में ई अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो जाएगा। तो ई अमाउंट ऑफ चार्ज पास होगा डिवाइड बाई टी टाइम में। क्लियर है, इतनी बात समझ आ रही है? ठीक, तो अब जो टाइम पीरियड है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी। और एक और चीज होती है हमारे पास, होता है ओमेगा। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी। तो यहां से अगर मैं टी निकाल लूं ओमेगा में, तो टी की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि जो हमारा करंट होगा आई, ये होगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ई अपॉन कितना होगा, ई अपॉन में टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, और अपॉन ओमेगा ऊपर चले जाएगा, तो ई ओमेगा, इतना करंट होगा। हमें क्या निकालना, एम हमारा क्या है, एम हमारा है क्या निकालना हमें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इस घूमते इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट हो रहा होगा वो निकालना। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम का फॉर्मूला क्या होगा, एन आई ए। अच्छा, एन की वैल्यू तो 1 ही है, तो एम इजिकल्स टू ये 1 हो गया, और आई की वैल्यू कितनी आई, ई ओमेगा अपॉन 2 पाई, और एरिया हमारा कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा आ गया ई ओमेगा आर स्क्वायर। अभी भी यहां हम संतुष्ट नहीं हो सकते, अब समझो अपॉन 2, यानी कि यहाँ 1/2 ऐसे लिख, 1/2 ई ओमेगा आर स्क्वायर। पॉइंट समझो, एक साइंटिस्ट था बोहर, नील्स बोहर। तो नील्स बोहर ने क्या किया, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी सर जे थॉमसन से। जब एटम इस बारे में सबसे पहले किसने कहा, एटम के बारे में सबसे पहले कहा था डेल्टन, है ना। तो डेल्टन के कहने के बाद में और फिर उसके स्ट्रक्चर की बात आई कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है। भाई डेल्टन ने ये तो कहा कि भाई एटम है, सबसे छोटी एक इकाई होती है जिससे सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, सारी चीज उसी से बनती है, उसको एटम कहते हैं। तो फिर बात है ये एटम दिखने में कैसा है, तो सबसे पहले कौन निकल के आया, सर जे थॉमसन। तो उसने कहा एटम तरबूज की तरह। अब उसके बाद फिर एक और आया रदरफोर्ड, उसका डिसिपल रदरफोर्ड आया। रदरफोर्ड ने कहा, रदरफोर्ड ने उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि जो थॉमसन कह रहा था कि वो एक वाटरमेलन की तरह, एक तरबूज की तरह है एटम, वैसा नहीं। एक्चुअली में एटम तो एक ऐसी चीज है जिसमें एक बहुत ही छोटा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, जिसके अंदर सारा प्लस उसी में होता है, यानी कि सारे प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं बहुत बड़े क्षेत्र में। उस न्यूक्लियस के हिसाब से देखें तो उसके रिस्पेक्ट में बहुत बड़े क्षेत्र में घूमते रहते हैं। तो रदरफोर्ड ने इतने फिर उसका मॉडल मान लिया गया कि रदरफोर्ड का मॉडल सही है, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट पर आधारित था। तीसरा व्यक्ति फिर आया, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने क्या किया, नील्स बोहर ने एक्चुअली में पोस्टुलेट्स दिए, क्योंकि हर एक मॉडल में, हर एक चीज में कोई ना कोई खामियां होती हैं, कमियां क्या है, जैसे ये कहते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या है ये ड्रॉबैक्स, खामियां, किस तरह की खामियां, कैसे पता चला खामियां हैं, कैसे पता चलेगा। अब पॉइंट है कि एक्चुअली में एटम है, और एटम है तो वो कुछ तरह की प्रॉपर्टीज दे रहा होगा, क्योंकि वो एटम है, कुछ प्रॉपर्टी दे रहा है। हमने कहा कि एटम ऐसा ऐसा है, तो अगर उसे वैसा वैसा मान लें तो वे वाली प्रॉपर्टी वो
नहीं देगा, लेकिन वो तो दे रहा है। तो अब बस इसीलिए क्योंकि एटम इतना छोटा पार्टिकल है, दिखाई नहीं देता, तो उसके बारे में हाइपोथेसिस चलती रहती हैं, थ्योरीज, एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से साबित नहीं कर पा रही कि एक्चुअली में एटम ये सारे काम कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? अगर ये थ्योरी मान लूं तो ये नहीं करेगा, वो मान ले तो वो नहीं करेगा। अब ऐसी कोई थ्योरी, ऐसा कोई मॉडल है नहीं जो सारी चीजों को क्या कर दे, एक्सप्लेन कर दे कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली में तो यहां तक है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें बताई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, होता ये है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, ये दोनों एक दूसरे में बदलते रहे। अब पता नहीं क्यों, एक्चुअली में क्या हुआ कोई नहीं बदलता। अब इसके बाद इसके बारे में भी क्या है, बहुत सारी थ्योरी है। कोई कुछ बता रहा है कि इस तरह बदलेगा, कोई कुछ बता रहा है इस तरह बदलेगा। हो ये रहा है कि अंदर जो है, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में बदल गया, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया। क्यों बदल गया? तो उसके बारे में बहुत सारी चीजें चलती गई। कह रहे रेडिएशन होता है, रेडिएशन अल्फा बीटा गामा, इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। मेन कारण आज तक भी नहीं पता। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें एक्चुअली में रीजन नहीं पता। तो थ्योरी आती रहती है, पोस्टुलेट्स, एक हाइपोथेसिस, ये सारी चीजें। इसी प्रकार बोहर भी आया, और जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक थे, रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी, रदरफोर्ड का मॉडल जिन चीजों को साबित नहीं कर पा रहा था, तो उसने अपने पोस्टुलेट्स देके वे चीजें क्या की, साबित कर। ठीक है, तो रदरफोर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, सेकंड पोस्टुलेट, जो ये बताता है कि किसी भी एटम में, किसी भी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम होगा, जो उस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, वो बराबर होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। मतलब क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस। उसने कहा कि पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम होगा h/2π। कह रहा दूसरे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा उसका मोमेंटम होगा 2h/2π। तीसरे ऑर्बिट में जो घूम रहा होगा उसका मोमेंटम होगा 3h/2π। दैट मीन्स जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है L, जो बराबर होता है P इंटू आर के। ठीक है, P क्या है, M इंटू वी, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया mv/r। तो कह रहा किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, चाहे वो किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिटल में घूम रहा हो, तो वो एंगुलर मोमेंटम होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। h क्या है, h हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरीके से आया ये पॉइंट है ना, कैसे आया उसे हम आगे आने वाली चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, फिर दोबारा करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है इसका, ये जिसकी हमें जरूरत है। क्या जरूरत है? कि हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा बोहर का सेकंड पोस्टुलेट। बात समझ आई? सेकंड पोस्टुलेट क्या था? तो हम यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर्स सेकंड postulate, the angular momentum of electron is integral multiple of h/2π। ठीक है, तो इसमें से हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में जो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, mv/r। तो mv/r हमारा बराबर होगा nh/2π के। अब जरा यहां देखो, यहां से क्या चीजें पता है हमें यहां से क्या पता है, r, और यहां पे क्या है, ओमेगा। लेकिन यहां ओमेगा है, यहां पे क्या है, v। तो आप v को किस में चेंज कर लो, ओमेगा में। तो v इक्वल्स टू हमारा होता है ओमेगा r। तो मैं इस v की जगह ओमेगा r लिखूं तो यह आ जाएगा m ओमेगा r इंटू r, तो हो जाएगा ओमेगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू nh/2π। क्योंकि मुझे इस चीज में इसको इसमें फिट करना है, ये वैल्यू इसमें रखनी, तो ओमेगा r स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल लो, जो भी वैल्यू आएगी वो इसमें रख दो। ठीक है,
तो ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई यहां से, NH अपॉन 2πm। अब गए पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसे फर्स्ट में रखें तो जो एंगुलर मोमेंटम एक्चुअली जो क्या डाइपोल मोमेंट जो हमारा है वो किसके बराबर आ जाएगा फिर, हाफ E इंटू ओमेगा आर स्क्वायर की जगह N अपॉन 2πm। m मतलब क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब 2 इंटू 2 क्या हो गया 4, तो m हमारा आ गया, ये n साइड में लिख लो, तो n इंटू 1/4 E H अपॉन πm। अब मुझे बताओ H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये 4 है, ये पाई है और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या ये सारी चीजें क्या हैं, कांस्टेंट है। दैट मींस जो हमारा ये होगा डाइपोल मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, केवल n पे। इसका मतलब है कि n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो पहले ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका डाइपोल मोमेंट, यहाँ n की वैल्यू 1 रख दो तो इतना हो गया। दूसरे ऑर्बिटल में जो घूम रहा होगा तो n की वैल्यू 2 रख दो तो उतना आ गया, तीसरे में 3 रख दो, तो n टाइम्स हो गया इस वैल्यू के, और ये वैल्यू है कांस्टेंट, और इसी वैल्यू को कहा गया बोर मैग्नेटन। यही वैल्यू बोर मैग्नेटन, क्योंकि कहां से निकाली हमने, यहां से बोर के सेकंड पोस्टुलेट से। हम एक्चुअली में बस इतना ही निकाल रहे हैं कि किसी एटम में कोई ऑर्बिट है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो भाग रहा है। इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में भाग रहा है तो पक्का करंट दे रहा होगा। किसी ऑर्बिट के अंदर करंट हो तो वहां पे क्या होगा भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि एक तरफ नॉर्थ बन रहा होगा और एक तरफ साउथ। भाई कोई भी ऑर्बिट में करंट होगा तो उसमें एक तरफ नॉर्थ होगा और एक तरफ साउथ होगा, वो एक छोटी बार मैग्नेट होगी। और बार मैग्नेट है तो दैट मींस क्या है भाई, उसका डाइपोल है, डाइपोल है तो क्या है, उसका डाइपोल मोमेंट होगा। वही है डाइपोल मोमेंट किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से कितना होता है ना, ये तो वहां से हमने ये सारी चीजें निकाल ली, तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो निकाल लिया। बीच में बोर का सेकंड पोस्टुलेट ऐड कर दिया हमने, और इसकी जो वैल्यू थी वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी, ये आ गया, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट हमारा क्या होगा, बोर मैग्नेटन। ठीक है, तो अब बोर मैग्नेटन को हम लिखते हैं, हम यहां लिखेंगे m दैट इज इक्वल टू n इंटू में म्यू बी, वेयर म्यू बी दैट इज इक्वल टू बोर मैग्नेटन। ठीक है, बोर मैग्नेटन, और ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आप ये सारी वैल्यूज रख के इसकी वैल्यू निकाल भी सकते। क्लियर है पॉइंट। तो ये हमारा आया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन ए ऑर्बिट ऑफ एन एटम। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हमें यही करना है। देखो अब इसके बाद ये चैप्टर किस दिशा में चलेगा। अब तक तो इसने यही हमें बताया कि जो बार मैग्नेट है भाई वो भी उसी तरह है जैसे आपके पहले चैप्टर में, जैसे डाइपोल्स थे इलेक्ट्रिक वाले प्लस माइनस, वैसे ही इसमें भी नॉर्थ साउथ होते हैं, ये भी अपना फील्ड बनाती है, इसके भी एक्सियल इक्वेटोरियल पे इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होंगे। सोलिनॉइड भी बार मैग्नेट की तरह ही काम करेगी, जो लूप है वो उसमें भी वो भी एक मैग्नेटिक डाइपोल होगा, जो लूप है जो इलेक्ट्रॉन बना रहा है एटम में वो भी इवन क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल ही है। ये सारी चीजें बताता रहा, यहां तक फ्लो चला। अब ये चैप्टर थोड़ा सा अपना नेचर बदलेगा। अब चैप्टर आता है उस रास्ते पे जहां पे हमें ये पता चलता है कि जैसे आपने देखा होगा बहुत से इलेक्ट्रीशियन होते हैं जिनके पास लोहे के पेंचकस होंगे ना, पेंच होते हैं पेंच, तो पेंचकस वो उस पर एक मैग्नेट पर रख देता है और उसमें थोड़ा सा रगड़ेगा ना उसमें, तो वो क्या करेगी, वो भी मैग्नेट बन गई। अब छोटे छोटे जो वे होंगे स्क्रू होंगे उन्हें क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे उससे वो बोल्ट वगैरह कुछ खोल लेगा ऐसे, तो वो उस पर चिपक के आ जाएगा, देखे होंगे। तो वैसा क्यों हुआ, देखो उसके अंदर तो कोई मैग्नेटिज्म नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने किसी मैग्नेट पर रखा तो उसके अंदर क्या आ गया, मैग्नेटिज्म आ गया। तो अब इसी पॉइंट पर चर्चा होगी कि भाई मैग्नेटिज्म उसमें कैसा आया, कि हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को ये कहते हैं स्पेसिमेन, कि हमारे पास क्या है, एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन है, एक ऑब्जेक्ट है, एक टारगेट है, और उसको हमें क्या करना है, मैग्नेटाइज करना है। उस ऑब्जेक्ट को क्या करना, मैग्नेटाइज करना।
तो ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करेगा, क्या चीज मैग्नेटाइज करेगी? उसको मैग्नेट बनाना, क्या चीज मैग्नेटाइज करेगी? अगर किसी चीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो ही ना, क्या आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैग्नेट जैसी कोई बात नहीं है, आप उसमें मैग्नेटिज्म कभी नहीं ला सकते। हाँ, एक पॉइंट है, अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिस ऑब्जेक्ट के एटम्स के पास छोटे छोटे क्या हो, डाइपोल हो, छोटे छोटे मैग्नेटिक डाइपोल, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। भाई तुम्हें ये तो पता ही है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। अब एटम का एक ऑर्बिट है और एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे किस में होते हैं? पेयर्स में। सबसे पहले 11 चैप्टर में जब सिखाया जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें ये बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल के अंदर इधर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो दूसरा घूम रहा होगा क्लॉकवाइज। दैट मीन्स एक का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ आ रहा होगा तो एक का नीचे की तरफ आ रहा होगा। बस यही है, यही खेल है। होता यह है कि अगर तुम्हारे एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वे सारे पेयर्स में हैं और कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अकेला नहीं है, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के हर एक के डाइपोल मूवमेंट को दूसरे ने क्या कर दिया होगा? कैंसिल आउट। तो उस पूरे एटम का डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। अब उसे आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखो, उसे खूब मैग्नेट पे चिपकाओ, उसके अंदर कभी भी मैग्नेटिज्म नहीं आ सकता, क्योंकि वो उस मटेरियल का निर्माण जिस एटम से हुआ है उसके अंदर मैग्नेट जैसी कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं। उसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, अनपेयर नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? पेयर्ड है। और एक इधर की तरफ डाइपोल मोमेंट बना रहा है तो एक ऊपर की तरफ, कैंसिल होगी, जीरो हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं। अच्छा छोड़ो, एक बात सिंपल सी बताओ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो क्या होगा? सारे के सारे इलेक्ट्रिक डाइपोल एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? आप उस मटेरियल को जिसमें बहुत सारे डाइपोल हैं इलेक्ट्रिक वाले, अब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस यही काम करेगा कि उन्हें एक डायरेक्शन में लेकर आ जाएगा। वही काम मैग्नेटिक फील्ड करेगा। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसके पास हर एक एटम के पास थोड़ा 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 क्या है? डाइपोल मूवमेंट है, हर एक के पास है, लेकिन किसी का डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ, किसी का इधर की तरफ, किसी का किधर की तरफ, ऐसे उल्टे सीधे पड़े हुए हैं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड बस ये करेगा कि उन सबको एक डायरेक्शन में ले आएगा। इसकी वजह से ये होगा कि पहले उसमें मैग्नेटिज्म नहीं था और मैग्नेटिक फील्ड देने के बाद अब उसमें क्या आ जाएगा? मैग्नेटिज्म आ जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल एक डायरेक्शन में। तो एक डायरेक्शन में आने के कारण अब वो भी क्या हो जाएगी? एक तरह की मैग्नेट। क्या इतना समझ में आया? तो होना ये है, एक्चुअली पॉइंट ये है कि किसी भी मटेरियल को आप मैग्नेटाइज कैसे कर पाओगे? जब उसे एक बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो। सपोज कि उसके पास नेट डाइपोल मोमेंट है हर एक एटम में, तो उसे बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आ जाएंगे और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। आप किसी मटेरियल को उतना ही ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकते हो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप उसे रखोगे। जितना हाई मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे सारे के सारे। पॉइंट क्लियर है? तो अगर हम इस चीज की बात करें तो अब आते हैं दूसरी बात पे। परमिएबिलिटी के बारे में हमने सुना चैप्टर 4 से ही जब स्टार्ट हुआ। परमिएबिलिटी क्या कहते हैं? म्यू क्या होती है? ये होती है परमिशन, कि किसी मीडियम ने, किसी मटेरियल ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से निकलने की कितनी ज्यादा परमिशन दी। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल ज्यादा परमिशन देगा? जिसके पास डाइपोल मूवमेंट होंगे। जिस मटेरियल के एटम्स के पास नेट डाइपोल मूवमेंट होंगे वो मटेरियल उतना ही ज्यादा उसकी लाइंस को अट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर से निकलने की परमिशन देगा। जिसके पास नेट डाइपोल मूवमेंट नहीं होंगे एटम्स में, वो परमिशन नहीं देगा, उसका परमिएबिलिटी कम होगा। जिस मटेरियल के पास मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है उसका परमिएबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे और उसके बाद फिर फाइनली आगे चलेंगे। ठीक, अब चलना क्या है इसमें? मैटर क्या है? मैटर ये, अब क्या पढ़ना है हमें अब पढ़ना है कि किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कैसे करें और वो कितना मैग्नेटाइज हो गया उसको कैसे बताएं। ठीक है, ये सारी चीजें चलेंगी। तो अब पहला पॉइंट है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी? द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, मटेरियल की काबिलियत है कि वो कितना परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से
पास होने के लिए, बस यही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है जिसको शो करते हैं म्यू से। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं म्यू नोट तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अगर मैं यहां पे लिखूं म्यू एम तो इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, तो ये मीडियम की है। ठीक है, अब एक नेक्स्ट अब क्या है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को क्या लिखते हैं, म्यू आर। और ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्यों है, किसकी है रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मीडियम की। तो ये होती है कि किसी मीडियम का परमिएबिलिटी एयर के मुकाबले में कितना टाइम्स ज्यादा या कम है, हाउ मेनी टाइम्स द परमिएबिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर मीडियम इज टू द परमिएबिलिटी ऑफ एयर। तो आप कैसे निकालोगे, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को डिवाइड कर दो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर से, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी म्यू एम अपॉन म्यू नोट। ठीक है, तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ एयर is known as relative magnetic permeability of medium। ठीक है, तो मीडियम का परमिएबिलिटी को डिवाइड करना है एयर के परमिएबिलिटी, तो इनका जो रेशियो है दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक। इसका यूनिट क्या होगा, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का यूनिटलेस क्वांटिटी है, तो देखो परमेबिलिटी ऑफ मीडियम का सेम यूनिट होगा, इसको भी परमेबिलिटी को डिवाइड किया परमेबिलिटी से, तो यूनिट क्या आया, यूनिटलेस है ना, कोई यूनिट नहीं है। समझ आ गया। नेक्स्ट अब पॉइंट टू पॉइंट ऐसे कुछ टर्म्स हमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या करना है, मटेरियल को मैग्नेटाइज करना। किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें। तो एक्चुअली में किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कौन कर रहा है, जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया। तो मैं अगर आपको कहूं कि ये कोई पर्टिकुलर मटेरियल है, इसे मैग्नेटाइज करो, आप इसे कहाँ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, उसका निर्माण कैसे करोगे। मैंने तो ये कहा कि आप इसे 10 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो, मैंने वैल्यू दे दिया आप, ऐसी नहीं है किसी चुंबक पे चिपका दोगे ले जाके। मैंने क्या कहा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, 10 टेस्ला, या मैंने कहा 10.275, इतना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। किस चीज का निर्माण करोगे, क्या कोई मैग्नेट लाओगे और उसे काटते छाटते रहोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, नहीं ना। वैसे भी किसी बार मैग्नेट का देखोगे तो इतने स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं मिलेगा नहीं। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका एक पर्टिकुलर वैल्यू हो और कैलकुलेशन हो, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा हमें, सोलिनोइड के अंदर। ठीक है, एक कैलकुलेटेड और कहीं भी अरेंज कर सकें वैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम क्या बना लें, सोलिनोइड। सोलिनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट एन आई। तो आप जैसा भी वो नंबर ऑफ टर्न्स, करंट और ये सब मीडियम वगैरह देगा, उसे आप उसके मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकते हो, कैलकुलेटेड। जो आपको वैल्यू चाहिए वो वैल्यू आप बना सकते हो। सपोज आपको पता है कि एक बैटरी है जो इतना करंट देगी, ठीक, तो इतना करंट दे रही है, करंट फिक्स हो गया, तो आप ये देख लो कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स लगेंगे एक यूनिट लेंथ में, तो उतने ही नंबर ऑफ टर्न्स बना के आप जब उसे स्टार्ट करोगे तो वो उतना ही मैग्नेटिक फील्ड दे रही होगी जो कि आपका रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो किसी भी स्पेसिमेन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करना हो तो हम उसे रखते हैं एक सोलिनोइड के अंदर हमेशा।
तो एक्चुअली में इस स्पेसिमेन को, इस मीडियम को मैग्नेटाइज करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है इसके अंदर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैं कहूं कि बताओ इसको मैग्नेटाइज करने के लिए जो फोर्स है वो किसने अप्लाई की, फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, सोलिनॉइड तो कर रही है, इसका मैग्नेटिक फील्ड तो कर रहा है। तो अब जो पॉइंट हमारा है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी दोनों एक ही बात है, एच, कि आपने उसे क्या दिया, एच दिया, और उसके अंदर फिर क्या आ गया, मैग्नेटाइजेशन आ गया। कितना में क्या कहेंगे उसे, मैग्नेटाइज, जितना मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर आ गया उसे क्या कहोगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट। आपने उस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई किया, आपने उसे दिया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, और उसके अंदर प्रोडक्शन हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का उस मटेरियल के अंदर, तो ये भी तो मैग्नेट बन जाएगा ना उसके बाद, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है, द डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज ए मटेरियल इज नोन एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग, कितनी डिग्री तक, कहां तक उसको मैग्नेटाइज कर सकता है, कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक। तो वो कैसे निकाल लोगे आप, तो वो आप निकाल लोगे B इक्वल्स टू म्यू नोट एन आई स्मॉल ही लोगे आप इसको, ठीक है, म्यू नोट। तो ये जो है, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर का, सोलिनॉइड के अंदर का, जब उसके अंदर क्या हो, एयर हो, खाली है वो, ठीक। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में है। अब ये तो कांस्टेंट है, तो जो फोर्स लगा रहा है वो एक्चुअली में क्या है, N इंटू आई। तो ये N इंटू आई आपका क्या है, H है, जिसे कहेंगे मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी। यहां लिखेंगे वेयर N आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, जिसे क्या कहेंगे H। तो H हमारा क्या है, N आई, ठीक है। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है N आई, क्योंकि म्यू नोट क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। तो N आई, इसको एक और तरीके से आप डिफाइन करना चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये क्या है, करंट। तो हम यहां लिखेंगे द टोटल करंट लूप्स, द टोटल करंट लूप्स इन ए यूनिट लेंथ, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स। भाई एक यूनिट लेंथ में कितने करंट लूप्स आपने दिए, जितने दिए उतना ही क्या लगेगा, इस पे फोर्स लगेगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इस पे काम करेगा। तो ये होगा, इसका यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट, ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, यानी कि कैपिटल N बाई L, और ये है करंट, इसका यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट H का, एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने एम्पियर लूप्स है, दैट इज मैग्नेटाइजिंग फोर्स और इंटेंसिटी। अब आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड दिया और ये स्पेसिमेन क्या हो गया भाई, मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है। तो आफ्टर मैग्नेटाइजेशन इसके मैग्नेटाइज होने के बाद, इस मटेरियल के मैग्नेटाइज होने के बाद इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वे सारे के सारे डाइपोल्स एक डायरेक्शन में आ गए, यानी कि इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। और जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना बड़ा मटेरियल होगा, ये डाइपोल मूवमेंट उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादा वॉल्यूम है तो ज्यादा है, कम है तो कम है, उससे उसकी पावर का थोड़ी देख सके हम। पावर के लिए हम क्या करें कि 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना है, 1 में चेक कर लो, क्योंकि ये क्या है, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, की कितनी पावर से वो मैग्नेटाइज हो गया। तो उससे तो आप उसके पर यूनिट वॉल्यूम से देखोगे ना कि कितने डाइपोल्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में अलाइन है ना, 1 यूनिट वॉल्यूम। तो 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना डाइपोल मूवमेंट, कितना मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसके अंदर आ गया, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो या फिर इसको देखो, अब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इसमें कितना है, कितना डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कितना है, सपोज m, और इसका वॉल्यूम कितना है v। तो अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को आप क्या कहोगे, दैट इज m बाई v। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड, इसके अंदर क्या हुआ, उसका इंडक्शन, ये सारे एक डायरेक्शन में आ गए, इंड्यूस या प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना आ गया, कितनी फोर्स लगाई,
कितनी फोर्स लगाने से कितना डाइपोल मूवमेंट यानी कि कितना मैग्नेटाइजेशन इसमें आ गया, किस हद तक ये मैग्नेटाइज हो गया, कितना फोर्स लगाया और कितने एक्सटेंट पे ये मैग्नेटाइज हो गया। यानी कि ये चीज है किस हद तक हम इसे मैग्नेटाइज करने की इच्छा रखते हैं, कितना फोर्स लगा रहे, और ये है कि किस हद तक ये मैग्नेटाइज होगा। इसकी भी तो मर्जी है। कोई मटेरियल है उसके अंदर ज्यादा डाइपोल मूवमेंट आ गया, कोई मटेरियल है उसमें कम आया, तो किसमें कितना आया उसे चेक करने के लिए क्या पता होना चाहिए, इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा। बात समझ आई? तो अब इसकी यूनिट की बात करें, इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NIA, एम्पियर मीटर स्क्वायर और अपॉन में मीटर क्यूब। तो एम्पियर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर क्यूब कितना आया, एम्पियर पर मीटर। ध्यान रखना जो आपका H का यूनिट है वही आपका I का यूनिट भी होगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स का यूनिट और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का यूनिट क्या होगा, दोनों का सेम। ठीक है, ये पॉइंट भी समझ आ गया, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते। तो हमने यहाँ पे क्या दिया, हमने यहाँ पे बीच में रखा एक स्पेसिमेन जिसको हमने बाहर से क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी। चलो ठीक है, अब इतनी तो बात समझ आ रही है। मटेरियल रखा और उसे हमने क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, ताकि फोर्स लगाओगे ना आप इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए क्या करोगे, फोर्स लगाओगे। तो फोर्स लगाओगे तो क्या दोगे, इसे मैग्नेटिक फील्ड दोगे। मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर रखोगे, सोलेनोइड में रखोगे। सोलेनोइड के अंदर इसका फॉर्मूला क्या है, जो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड उसमें प्रोड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट NI। ये तो कांस्टेंट है, ये मीडियम के लिए है। तो जो फोर्स है वो कहां से लगाई, नंबर ऑफ टर्न्स और करंट। तो इसको इसने कहा कि ये क्या है, तुम्हारी मैग्नेटाइजिंग फोर्स। इतनी फोर्स लगाई, इतनी फोर्स लगाने से क्या हुआ, सारे डाइपोल मूवमेंट एक तरफ आ गया, यानी कि उसके अंदर आ गया नेट डाइपोल मूवमेंट। अब एक यूनिट वॉल्यूम में कितना आया, वो है कि वो किस हद तक मैग्नेटाइज हो गया। तो दैट इज टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इतना फोर्स लगाया और इतना वो मैग्नेटाइज हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी को कहते हैं काई, ये सिंबल है इसका। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये क्या है, अब देखो इससे पहले एक मटेरियल था, कई सारे मटेरियल है, ABCD बहुत सारे मटेरियल है, और A मटेरियल सबसे अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, वो किसी और को पता है ना, A सबसे अच्छा है, B उससे बेकार है और C सबसे बेकार है। ठीक है, तो अगर मैं मैग्नेटाइज करूं तो I किसमें सबसे ज्यादा आना चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसमें सबसे ज्यादा होना चाहिए, A में। सबसे कम किसमें होना चाहिए, C में। बीच में होना चाहिए, B में। ऐसा होना चाहिए, है ना। लेकिन हमने क्या किया, A वाले को सबसे कम मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया, B को उससे ज्यादा, और C को हमने सबसे ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया। क्या होगा, अब कोई मटेरियल का I कितना होगा वो हम कैसे पता पाएंगे, यानी कि हम कैसे पता कर पाएंगे कि ये मटेरियल अच्छा है या बेकार है, कैसे पता करेंगे? हमें तो ये पता करना कि मटेरियल अच्छा है, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल ये अच्छा है, और ये मैग्नेटाइजिंग मटेरियल जो है ये उस प्रॉपर्टी के हिसाब से बेकार। तो उसके लिए क्या करें, सबको एक जैसा मैग्नेटाइजिंग फोर्स दें, सबको एक जैसा मैग्नेटाइजिंग फोर्स दें। अब कितना दोगे, 1 यूनिट। तो सबको 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने के बाद जिसके अंदर जितना I होगा वो उतना ही अच्छा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल हो। ठीक है, और वो कितना अच्छा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होगा इसका पता करने के लिए हमारे पास एक वर्ड है ससेप्टिबिलिटी। उस मटेरियल का ससेप्टिबिलिटी कितना है। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, तो ससेप्टिबिलिटी हमारा होता है, ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स। एक यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स देने के बाद उसमें कितना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आ गया, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। या फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ससेप्टिबिलिटी एक्चुअली में क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है जब उसको दिया गया मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना हो, 1 यूनिट। अब बहुत सारे मटेरियल है, आप सबको 1 यूनिट का फोर्स दो, तो जो अच्छा मैग्नेटाइजिंग मटेरियल होगा जिसका ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होना होगा उसका I क्या होगा, ज्यादा होगा, जो बेकार होगा उसका I कम।
अब मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या कर दो सी, ठीक है। तो यहाँ पे इसे डेफिनेशन में लिखेंगे द टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट मैग्नेटाइजिंग फोर्स is known as magnetic ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, आई बाई एच। अब बताओ इसका ऐसा यूनिट क्या है, इज यूनिट, इसका भी एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, तो इसका थोड़ी ना यूनिट आएगा, तो ये क्या होगा, यूनिटलेस। अब पॉइंट समझ आ गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे टर्म्स थे। अब आते हैं कुछ चीजें जिस पे थोड़ा सा विचार करेंगे, समझेंगे। ये है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी कि मैग्नेटिक मटेरियल अपने अंदर से कितनी सारी लाइंस को जाने की परमिशन दे रहा है। अब मुझे बताओ ससेप्टिबिलिटी क्या है, कि वो कितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, उस चीज को क्या बोल रहे हैं, ससेप्टिबिलिटी। और ये परमेबिलिटी क्या है, कि वो कितनी सारी लाइंस को आने की परमिशन दे रहा है। और अभी अभी हमने समझाया कि जो जितना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल होगा वो उतनी ही ज्यादा लाइंस को आने की परमिशन देगा। इसका मतलब ये है कि रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी कह दो यहाँ पे, और ये है ससेप्टिबिलिटी, ये दोनों एक ही बात। जिसका ये ज्यादा होगा, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ज्यादा होगा, उसका ससेप्टिबिलिटी भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो अब बात क्या है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही है, थोड़ा सा अंतर है बस, और वो जो अंतर है उसी का ही वो क्या निकलवा रहा है, रिलेशन। कह रहे हैं इनका रिलेशन बताओ, ऐसा फॉर्मूला जिसमें दोनों आ रही हो, तो बहुत सिंपल रिलेशन है। पॉइंट यही है कि दोनों क्या बात है, दोनों एक ही बात। तो अब देखो, अब मैं एक पॉइंट लेता हूं ना, हमारे पास क्या है, एक सोलेनोइड है, जिस सोलेनोइड के अंदर क्या है, एयर, इसके अंदर क्या है, बस एयर। एयर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एन आई, भाई इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, इस सोलेनोइड के अंदर रख दिया एक स्पेसिमेन। अब इसमें क्या रखा हुआ है, स्पेसिमेन, एक स्पेसिमेन भरा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड था, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड सपोज कितना था, 100 है ना, इसका मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया कितना था, 100 है ना, 100 लाइंस निकल रही थी। अब जैसे इसमें आप ये रखोगे तो ये अंदर का जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये भी तो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अब इसकी सोलेनोइड की वजह से कितनी लाइंस जा रही थी, 100, तो अब ये भी तो लाइंस छोड़नी शुरू कर देगा। अब 50 इसकी भी है सपोज, तो कितनी लाइंस होगी यहाँ पे, फिर 150। इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया ना। इसीलिए कहते हैं कि अगर इसके अंदर कोई मटेरियल आप रख दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी नोट ना होकर क्या हो जाएगा, बी एम, और उसका फॉर्मूला फिर बनेगा बी एम एन आई, म्यू एम एन आई। मीडियम का परमेबिलिटी, और मीडियम का परमेबिलिटी हमेशा एयर के परमेबिलिटी से क्या होता है, ज्यादा। कुछ तो लाइंस उसकी भी अपने आप कुछ तो मैग्नेटाइज होगा, जितना भी होगा उतनी लाइंस बढ़ा देगा। इसकी वजह से इस सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। अब अगर मैं ये मैग्नेटाइज होने के बाद अब मैंने अलग अलग कर दूं, यहाँ पे अब फिर मैंने सोलेनोइड को अलग कर दिया, इसके पास तो फिर वही 100 लाइंस हैं, और इस स्पेसिमेन को अलग कर दिया, ठीक है। अब ये भी मैग्नेटाइज है, अब इसका कितना है, 100, और इसका मैग्नेटाइजेशन कितना है, 50। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के, कह सकते हैं। जब ये मटेरियल इसके सोलेनोइड के अंदर रखा था तो अकेली सोलेनोइड एयर में वो कितनी लाइंस दे रही थी, 100। स्पेसिमेन रखने के बाद उसने उस स्पेसिमेन को भी क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, तो 50 लाइन उस स्पेसिमेन की ऐड होगी, तो 150 होगी। अब 150 होने के बाद फिर हमने उन्हें अलग अलग रख दिया, स्पेसिमेन को निकाल के अलग कर दिया। अब 100 इसकी है, 50 इसकी है,
तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसका मैग्नेटिक फील्ड बराबर होगा इसके मैग्नेटिक फील्ड? कह सकते हैं। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितना है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा है Bm, या फिर डायरेक्टली लिखो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारा कितना है म्यू एम एन आई बराबर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नोट एन आई। अच्छा, प्लस फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसे हमने क्या दिया था H, है ना, इसे H दिया था, इस मटेरियल को क्या दिया था H, और इसमें उसके हिसाब से ही क्या आ गया था I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये जो Ni है इसे मैं H भी तो कह सकता हूं बेटे, यूं बताओ आप, ये क्या है H है, इस Ni को क्या कह सकता हूं, इसे सिंपल करने के लिए लिखा भी ऐसे, इसे क्या कह सकते हैं H, ये भी क्या है H, प्लस वहां पे H की जगह क्या यूज होगा, इसके भी तो बाहर एयर ही है, आप यहाँ पे म्यू एम नहीं लिख सकते क्योंकि बाहर क्या है एयर, है ना, तो इसके अब यहाँ पे H की जगह मैं क्या यूज करूं, कौन सा टर्म यूज करूं, ये थोड़ी ना फोर्स लगा रहा है, इसके अंदर उस फोर्स की वजह से क्या आया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना, दोनों के यूनिट भी सेम थे, दैट मींस I और H क्या है, दोनों एक जैसी चीज है। ठीक है, तो इसके लिए आप H यूज करोगे तो इसके लिए I यूज करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे म्यू नोट I, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात समझ आई? तो ये म्यू एम एच, ये म्यू नोट एच प्लस म्यू नोट आई, तो इतना मैग्नेटाइजेशन उसमें आ गया, इतना आपने दिया था ये टोटल। ठीक है, अब म्यू एम एच इज इक्वल टू, इसे लिखो, अब यहाँ पे म्यू नोट दोनों में क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ भी म्यू नोट, यहाँ भी म्यू नोट, तो यहाँ क्या बचा एच प्लस आई। ठीक है, अब आई के बारे में आप देखो, आपको रिलेशन किसका निकालना, ससेप्टेबिलिटी का, तो ससेप्टेबिलिटी तो लेकर आनी पड़ेगी, तो ससेप्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था काई इक्वल्स टू आई अपॉन एच, तो यहां से बताओ आई क्या होगा काई इंटू एच, तो आई की जगह काई इंटू एच लिख देंगे, तो म्यू एम एच, ये म्यू नोट है, ये इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया म्यू नोट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बचा एच प्लस, और इसकी जगह क्या लिखेंगे काई एच, अगेन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा एच, और इसे म्यू एम बाई म्यू नोट किसका फॉर्मूला है म्यू एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एयर, दैट इज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो म्यू आर एच इज इक्वल टू, एच कॉमन आ गया 1 प्लस काई, एच से एच कैंसिल, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, और यही रिलेशन है ससेप्टेबिलिटी का और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब देखो बस कितना अंतर है कि काई में एक जोड़ दो तो किसके बराबर होगा म्यू आर के बराबर होगा, जिसका म्यू आर ज्यादा होगा उसका काई ज्यादा होगा, या जिसका म्यू आर कम होगा उसका काई कम होगा। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है पॉइंट, ये रिलेशन है। और इसके बाद अब जो चीजें हम पढ़ेंगे वे लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, और नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर की थ्योरी खत्म।